हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मल्टी क्लासेस। यहाँ पे आपको मिलते हैं लेक्चर्स रिलेटेड टू योर नॉरसेट, नीट प्रिपरेशंस, डीएमएलटी, बीएससीएमएलटी और गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू जॉब्स एंड फर्दर हायर स्टडीज़ में। यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू क्लासेस भी मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पैरासाइटो कर रहे हैं और आज हम करेंगे हेलमिन्थ्स, जिन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं, जिनके अंदर मेटाजोआ बेसिकली फॉल करते हैं। तो चलिए माता रानी का नाम लेके कहते हैं जय माता दी, शुरू करते हैं अपना काम। तो हेलमिन्थ्स जो है उसके अंदर दो मेन कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहली बात तो ये भी प्रोटोजोआ है जिसके अंदर दो कैटेगरीज फॉल करती है, निमैटी हेलमिन्थ्स और दूसरा प्लेटी हेलमिन्थ्स। ठीक है, निमैटी हेलमिन्थ्स के अंदर आता है एक फैमिली निमाटोड। निमाटोड्स जो होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो टिश्यू में इन्फेक्ट करते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट में, ठीक है, जीआई पार्ट में इन्फेक्ट करते हैं। तो जो टिश्यू पार्ट को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका एग्जांपल्स है ऑन्कोसर्केरा, बर्गिया, बुचेरिया, ड्रैकुनेला, लोआ, ट्राइकिनेला, टॉक्सोकारा। और जो जीआई ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं उसका एग्जांपल एस्कैरिस, स्ट्रोंगोलाइड्स, ट्रैक्यूरिस, एंटेरोबायस, हुकवॉर्म्स, ट्राइकिनेला। ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम प्लेटी हेलमिन्थ्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगेन दो कैटेगरी डिवाइड हो जाते हैं, ट्रिमेटोड्स एंड सिस्टोड्स। अगर ट्रिमेटोड्स की बात करें तो ये भी टिश्यू और जीआई को इन्फेक्ट करते हैं। टिश्यू को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम है सिस्टोस्टोमा, पैरागोनिमस, फेसियोला। जीआई ट्रैक को जो इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम है क्लोरोंकिस, ऑब्स्टिक्योरिसिस, फेसियोला, हेटेरोफायस। सिस्टोड्स की तरफ हम बढ़ते हैं, उसमें भी सेम दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं एज़ पर द इन्फेक्शन पार्ट, जहाँ ये इन्फेक्ट करते हैं। पहला टिश्यू, दूसरा जीआई ट्रैक। टिश्यू के एग्जांपल्स हैं एकाइनोकोकस, सिस्टिस सर्कोसिस, कोइनोरोसिस। जीआई ट्रैक को जो इन्फेक्ट करते हैं टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम, डाइफेलोबोथम लेट्रियम, डाइफेलोबोथरियम लेटम। लास्ट है हेमलेप्सिस नाना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने हमने एग्जांपल्स पढ़े, यानी कि जो पैरासाइट के नाम पढ़े हैं, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है हम उनको पक्का कवर करेंगे। सो मेक श्योर। ये थोड़ा लंबा होने वाला है चैप्टर, अभी ये सेमिनार नहीं बट ये लेक्चर आगे जो है ये हेलमिन्थ्स का जो लेक्चर है मेटाजोआ का, थोड़ा लंबा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्लेटी हेलमिन्थ्स को आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो हम आज इसमें हम प्लेटी हेलमिन्थ्स के सिस्टोड पार्ट्स में से जीआई को जो इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम, इन दोनों को हम आज पढ़ेंगे बेसिकली। और नेक्स्ट क्लास में हम डाइफेलोबोथरियम लेटम और हेमलेप्सिस नाना को पढ़ेंगे। तो आज यानी कि हम यही दोनों पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटी हेलमिन्थ्स के इनके कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं, या के लिए जनरल फीचर पढ़ लेते हैं। ये फ्लैट होते हैं बेसिकली, प्लेटी इज़ लाइक फ्लैटी। तो अगर कभी भी आपको एमसीक्यू थ्योरी या कहीं भी वाइवा में आप फंसते हो, प्लेटी हेलमिन्थ्स का कोई कुछ पूछ लेता है लाइक शेप एंड साइज़ के रिगार्डिंग, तो आप पहले माइंड में मेक ओवर कर लेना प्लेटी मीन्स फ्लैटी, मतलब ये फ्लैट होंगे शेप में। ये डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, सिस्टोड्स और ट्रिमेटोड्स में। ठीक है, सिस्टोड्स में क्या होता है, टेप फॉर्म होते हैं, और ट्रिमेटोड्स में क्या होता है, फ्लूक्स होता है। ठीक है, अब सिस्टोड्स की बात करते हैं। सिस्टोड्स एंड ट्रिमेटोड्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और वो अंडे देते हैं। ऑपरक्यूलेटेड एग्स कहते हैं इनको। ठीक है, ऑपरक्यूलेशन का मतलब होता है एग्स विद अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑपरक्यूलम। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम गूगल करोगे तो आपको एग दिखेगा और उसके ऊपर या नीचे वाले पार्ट में कह लो आपको कैप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा डार्क कलर का होता है। एक और बात, सिस्टोड और ट्रिमेटोड्स में ये इस पॉइंट में एक बात है, ट्रिमेटोड्स का एक पार्ट है या कह एक पैरासाइट आता है जिसका नाम है सिस्टोसोम। वो नॉन ऑपरक्यूलेटेड एग प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो ऐसे एग देता है जिसके आपके ऊपर कैप के फीचर जो है ना वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नीमाटोड्स कैन बी ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। नीमाटोड्स जो होते हैं, यानी कि मैं देखा ये वाला बिल्कुल अलग जो निमैटी हेलमिन्थ्स में आते हैं उनकी बात चल रही है। वो ओविपेरस यानी कि वो अंडे देंगे और अंडे से उनके बच्चे हैच आउट होंगे। वो ओविपेरस हो सकते हैं, विविपेरस हो सकते हैं, यानी कि कंप्लीट बच्चा बाहर वो मतलब प्रोड्यूस करें। थर्ड ओवोविविपेरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवोविविपेरस यानी कि उनके बॉडी के अंदर ही अंडा प्रोड्यूस होगा पहले, फिर अंडे से बच्चे निकलेंगे। ठीक है, दिस इज़ ओवोविविपेरस। तो नीमाटोड्स इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पैरासाइट।
नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टोड्स रिक्वायर 2 होस्ट एक्सेप्ट हेमलिप्सिस नाना हैव ओनली 1 होस्ट। ठीक है, सिस्टोड्स जो होता है उसमें क्या कहते हैं 2 होस्ट होते हैं सारे सिस्टोड में एक्सेप्ट एच नाना जिसमें केवल एक ही होस्ट होता है। ठीक है, ट्रीमाटोड्स की बात करते हैं। ट्रीमाटोड्स जो होता है उसके 3 होस्ट होते हैं। ठीक है, 1 डेफिनेटिव और 2 इंटरमीडिएट, यानी कि ट्रीमाटोड्स के पास 3 टोटल होस्ट होते हैं जिसमें से 1 डेफिनेटिव होस्ट और 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहा गया नीमाटोड रिक्वायर 1 होस्ट एक्सेप्ट ड्रैकुनेला मेंडेनेसिस एंड फाइलेरियल नीमाटोड हु हैव 2 होस्ट। यानी कि जो नीमाटोड फैमिली है उसमें क्या है एक ही सिंगल होस्ट रिक्वायर्ड होता है एक्सेप्ट डी मेंडेनेसिस और फाइलेरियल नीमाटोड्स जिनके पास 2 होस्ट होते हैं। ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आप पक्का नोट कर लेना, बिकॉज ये MCQs में जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। और MCQ से अगर आप बच गए तो अगर आपका इंटरव्यू होता है डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सिस्टोड्स आर डिवाइडेड इनटू इंटेस्टाइनल स्पीशीज़ पहला, और सेकंड है टिश्यू स्पीशीज़। तो इंटेस्टाइनल स्पीशीज़ में 4 एग्जांपल आते हैं। टीनिया सोलियम जिसे हम पोक टेपवर्म कहते हैं, टीनिया सैजिनेटा जिसे हम बीफ टेपवर्म कहते हैं, हेमलिप्सिस नाना जिसे हम डॉफ टेपवर्म कहते हैं, और डाइफैलोबोथरियम लैटम जिसे हम फिश टेपवर्म कहते हैं। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको ज़रूर याद रखना, इन सबके सिनोनिम्स हैं। कई बार क्वेश्चन आपको हेमलिप्सिस नाना के नाम से नहीं डायरेक्ट डॉफ टेपवर्म के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड है टिश्यू स्पीशीज़ जिसका एग्जाम्पल है इकाइनोकोकस स्पीशीज़। टिश्यू स्पीशीज़ में जो इकाइनोकोकस है इसके अंदर काफ़ी सारे और पैरासाइट्स हैं। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस मेजरली वही है जो डॉग को इन्फेक्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कहते हैं टीनिया स्पीशीज़ कॉजेज टेपवर्म इन्फेक्शन। जितने भी सारे टीनिया हैं वो टेपवर्म इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लॉन्गेस्ट टेपवर्म फाउंड इन मैन इज डी लैटम यानी कि फिश टेपवर्म एंड कैन ग्रो अप टू 30 फीट। ये 30 फीट तक डी लैटम जो है वो ग्रो करेगा और लॉन्गेस्ट टेपवर्म है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। और स्मॉलेस्ट टेपवर्म है एच नाना, हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, इसे हम डॉफ टेपवर्म भी कहते हैं, जो 15 से 40 mm लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जितने हैं सारे हाईलाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट है ये पूरा टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हम सिस्टोड, ट्रीमाटोड, नीमाटोड को पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सेक्सेस, हेड, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैविटी। ये बेसिकली इससे सारा जो होता है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको एक एक करके रीड करते हैं। सिस्टोड का शेप कैसा होता है? टेप लाइक, इसमें के सारे टेप फॉर्म्स होते हैं, टेप लाइक और सेगमेंटेड होते हैं, बिल्कुल टेप रिबन की तरह होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं काफ़ी जगह पे। ठीक है, और वही हम ट्रीमाटोड की बात करें तो ये लीफ लाइक पत्ते जैसा जिनका शेप होता है और अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि सेगमेंट्स नहीं होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको याद कैसे करना है। ट्री में आपको पता है लीफ लगे होते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे याद करना है कि अगर जहाँ ट्रीमाटोड बोल दिया तो ट्री में पत्तियाँ होती है, तो लीफ लाइक शेप और अनसेगमेंटेड। ठीक है, नीमाटोड जो होता है वो इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड होता है। ठीक है, तो यानी कि जो नीमाटोड बचा क्या, सिलेंड्रिकल शेप, वो आप नीमाटोड में डाल देना। ठीक है, ऐसी सेक्सेस की बात करें तो सिस्टोड जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि इनके सेक्स सेपरेटेड नहीं होते हैं, यानी कि देसी वर्ड में सिंगल पैरासाइट के अंदर मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, और ट्रीमेटोड की बात करें ये हर्मेफ्रोडाइट ये भी होता है, मोनोशियस जिसे कहते हैं, एक्सेप्ट सिस्टोसोम्स। ठीक है, नीमाटोड की बात करें ये सेपरेट होते हैं, इनके पास सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल बिल्कुल अलग होते हैं, और इसलिए हम डायशियस भी कहते हैं। हेड जो होता है सिस्टोड्स का, सकर्स लगे होते हैं, ऑफन विथ हुक्स भी होते हैं। ट्रीमेटोड्स की हेड की बात करें तो सकर्स होते हैं लेकिन हुक्स नहीं होते हैं। और वही हम नीमाटोड्स की हेड की बात करें तो वेल डेवलप्ड बकल कैप्सूल होता है विदाउट सकर्स एंड हुक। बकल कैप्सूल होता है लेकिन सकर्स एंड हुक्स नहीं होते। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सिस्टोड में एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल एब्सेंट होता है। ट्रीमेटोड की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होता है बिकॉज उसके पास एनस नहीं होता है। नीमाटोड की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, फुल्ली प्रॉपर इनके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स भी होते हैं इनके पास। अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो सिस्टोड जो होता है इनके पास बॉडी कैविटी कुछ नहीं होती, एब्सेंट होती है, ऑब्वियसली एक टेप लाइक चीज़ है जो भी है। ट्रीमाटोड की हम बात करें तो बॉडी कैविटी अगेन इसकी भी एब्सेंट है। अगर वही नीमाटोड की हम बात करें तो इनकी बॉडी कैविटी है, कैसी है बॉडी कैविटी? सिलेंड्रिकल बॉडी कैविटी है। एग्जैक्टली, समझ रहे हैं आप? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब इनके होस्ट की बात करें तो जो आपके टीनिया फैमिली है, डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमंस हैं और इनडेफिनेटिव होस्ट टीनिया सोलियम का स्वाइन है, ये जो है सुअर महाराज वो है। टीनिया सैजिनेटा के जो आपके इनडेफिनेटिव होस्ट हैं वो है काऊ, कैटल जिन्हें हम कहते हैं। जितने गाय होगी, भैंस होगी, भैंसा हो गया, बैल हो गया, वो सब आपके कैटल में ही आते हैं, ठीक है। अब अगर हैबिटेट की बात करें तो अपर जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ह्यूमन के अपर जेजुनम में ये रिसाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। टीनिया सैजिनेटा लार्वल स्टेज इज कॉल्ड एज सिस्टिसर्कस बोविस, ठीक है। जो टीनिया सैजिनेटा यानी कि जो गाय में जो पाया जाता है पैरासाइट, उसके लार्वल स्टेज को हम सिस्टिसर्कस बोविस कहते हैं, और टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेज को हम सिस्टिसर्कस सेलुलोसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लाइफ साइकिल अब हम पढ़ते हैं टीनिया के। कैटल एंड पिग्स बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग वेजिटेशन कंटेमिनेटेड विथ एग्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। यानी कि कैटल्स और जो पिग्स होते हैं, सुअर जो होते हैं, वो उनके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है जब वो घास फूस या कुछ भी ऐसा चीज़ खा लेते हैं जो कि ऑलरेडी कंटेमिनेटेड रहता है एग्स या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स से। अब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। टेपवॉर्म जो होता है लंबा सा होता है, लेकिन एक तरफ उसका हेड होता है और एक तरफ उसका टेल होता है। तो जो हेड है और टेल है, टेल वाले पोर्शन के जो एंडिंग होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविड, और उससे पहले वाले को प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स ही कन्वर्ट होके या कह लो डेवलप या मैच्योर होके कल को ग्रेविड बनता है, और ग्रेविड और प्रोग्लोटिड्स के अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। ये आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, और इसके कुछ डायग्राम्स भी हो सकते हैं, हम देख लें। आगे एक नोट करने की चीज़ है, टीनिया सोलियम कॉजेज ऑटो इन्फेक्शन रेयरली बाय इंजेक्शन ऑफ एग्स। यानी कि जो टीनिया सोलियम है वो ह्यूमंस को ही आपस में मतलब खुद में हो जाता है, ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है अगर वो एग्स को इनगल्फ कर ले। जैसे कि अगर मान लो, तरीका क्या है, अगर आप वो जिससे इन्फेक्शन है जिस पेशेंट को, अगर वो अपना एनल पार्ट ना इचिंग करता है या उसको टच करता है या पॉटी करता है और वो प्रॉपरली हाथ नहीं धोता है और उसी गंदे हाथ से मुंह में हाथ डाल लेता है या कुछ खा लेता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो एग्स अंदर चले जाते हैं। सोलियम के केस में, सैजिनेटा के केस में ये नहीं होता है, ठीक है। ऑटो इन्फेक्शन उसमें सक्सेसफुल नहीं है सैजिनेटा में, केवल सोलियम में ही ऑटो इन्फेक्शन इन ह्यूमंस पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इन द एनिमल्स इंटेस्टाइन द ऑन्कोस्फेयर हैज इन्वेड द इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट टू द स्ट्राइएटेड मसल वेयर दे डेवलप इनटू सिस्टिसर्काई। एनिमल के इंटेस्टाइन में जब, यानी कि ये जो कैटल और पिग्स ने अब क्या किया, एग्स को या कह लो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये ऑन्कोस्फेयर जो होते हैं वो हैच कर जाते हैं और इंटेस्टाइनल वॉल में जाके इन्वेड करते हैं, और फिर इंटेस्टाइन से वो माइग्रेट कर जाते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, जहाँ वो सिस्टिसर्काई में डेवलप कर जाते हैं। अब यहाँ दो तीन चीज़ नोट करने वाली है। ऑन्कोस्फेयर क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ लार्वल फॉर्म दैट डेवलप्स इनसाइड एग्स आफ्टर दे गेट इंजेस्टेड बाय होस्ट, ठीक है। यानी कि ऑन्कोस्फेयर क्या है, ये एक लार्वल स्टेज है एग्स के अंदर जो डेवलप होते हैं, और वो इनगल्फ करने के बाद ही कहीं ना कहीं मैच्योर होते हैं या कह लो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, यही कह लो ऑन्कोस्फेयर या लार्वल स्टेज क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल्स वॉल में चले जाते हैं और फिर स्ट्राइएटेड मसल में इन्वेट करते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स क्या होते हैं, एग्जांपल जैसे स्केलेटल मसल हो गया, कार्डिक मसल हो गया, ये हो गया आपके स्ट्राइएटेड मसल। इसके ऊपर स्ट्राइएशंस काफ़ी धारीदार चीज़ दिखते हैं और उनमें छोटे छोटे न्यूक्लियस भी दिखते हैं अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो, ठीक है। और वहाँ जाके ये सिस्टिसर्काई में डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। सिस्टिसर्काई बोविस इन केस ऑफ सैजिनेटा एंड सिस्टिसर्काई सेलुलोसे इन सोलियम के केस में, ठीक है। अब एक बात करते हैं, एक सिस्टिसर्कस कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स इन द एनिमल के अंदर काफ़ी साल तक वो सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग रॉ और अंडरकुक्ड मीट, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन तब आता है जब ह्यूमन बीफ या पोर्क मीट खाते हैं, वो भी अंडरकुक्ड, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन द सिस्टिसर्कस डेवलप्स ओवर 2 months into an adult tapeworm which can survive for years।
ठीक है। यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो सिस्टिक सर्कस जो होता है आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ पोक एंड बीफ, वो 2 महीने में टेप फॉर्म में बदल जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, डेवलप्स ओवर, यानी कि 2 महीने के बाद वो टेप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो टेप फॉर्म कह लो अंदर 2 साल तक सर्वाइव कर सकता है। द एडल्ट टेप फॉर्म अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय देयर स्कोलेक्स एंड रिसाइड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एडल्ट टेप फॉर्म है, वयस्क टेप फॉर्म है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्कोलेक्स के थ्रू चिपक जाता है और वहीं पे वो रहता है, अपना भोजन पानी करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में, लेंथ ऑफ एन एडल्ट वर्म इज़ यूजुअली 5 मीटर्स और लेस फॉर टीनिया सैजिनेटा, हाउएवर इट मे रीच अप टू 25 मीटर्स। यानी कि यूजुअली जो होता है टीनिया सैजिनेटा का लेंथ वर्म का 5 मीटर या उससे कम ही होता है, लेकिन कभी कभी ये 25 मीटर तक भी पहुंच जाता है। और वही 2 to 7 मीटर फॉर सोलियम, यानी कि सोलियम के लिए 2 से 7 मीटर तक जाता है। द एडल्ट प्रोड्यूस प्रोग्लोटिड्स विच मेच्योर, बिकम ग्रेविड, डिटैच फ्रॉम द टेपवर्म एंड माइग्रेट टू द एनस और आर पास्ड इनटू द स्टूल। वही जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी पिछले स्लाइड में, कि जो एडल्ट्स होते हैं वो प्रोग्लोटिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेच्योर होके ग्रेविड में डेवलप हो जाते हैं, और फिर यही ग्रेविड कह लो टेपवर्म से डिटैच होते हैं और आपके एनस में मिल सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्टूल में भी पास हो सकते हैं, ठीक है। ये बीमारी वैसे गाँव में बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, शहरों में इतना क्योंकि नहीं होता, बिकॉज सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, साफ़ सफाई का दिक्कत शहरों में नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में है, टीनिया सैजिनेटा एडल्ट्स यूजुअली हैव 1000 to 2000 प्रोग्लोटिड्स, वाइल टीनिया सोलियम एडल्ट्स हैव एवरेज ऑफ 1000 प्रोग्लोटिड्स। यानी कि टीनिया सैजिनेटा है उसके अंदर 1000 से 2000 प्रोग्लोटिड्स होंगे, और जो टीनिया सोलियम है उसके अंदर एवरेज 1000 प्रोग्लोटिड्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है, द एग्स कंटेन्ड इन द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स आर रिलीज आफ्टर द प्रोग्लोटिड्स आर पास्ड विद द फीसेस। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा गया जो अंडे होते हैं जो कि ग्रेविड और प्रोग्लोटिड्स में होते हैं वो रिलीज़ कर दिया जाता है प्रोग्लोटिड्स से जब वो फीसेस में निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द सैजिनेटा में प्रोड्यूस अप टू 1 लाख एंड टीनिया सोलियम में प्रोड्यूस अप टू 50,000 एग्स पर प्रोग्लोटिड्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि टीनिया सैजिनेटा एक प्रोग्लोटिड्स में 1 लाख अंडे प्रोड्यूस करता है, और वही टीनिया सोलियम एक प्रोग्लोटिड्स में 50,000 एग्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आखिर ये होता कहाँ कहाँ का है, ठीक है। टीनिया सैजिनेटा जो है आपका एंड टीनिया सोलियम आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहली बात, पूरी दुनिया में ये पैरासाइट पाए जाते हैं, ठीक है। अब टीनिया सोलियम इज़ मोर प्रेवेलेंट इन पुअर कम्युनिटीज़ वेयर ह्यूमन लिव इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पिग्स एंड ईट अंडरकुक पोर्क। यानी कि टीनिया सोलियम उस कम्युनिटीज़ में होती है जो कि थोड़े गरीब तबके से आते हैं और वो सुअरों के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और प्लस उन्हीं का मांस वो अधपका खा लेते हैं, प्रॉपरली पका हुआ नहीं खाते हैं। टीनिया एशियाटिका एक और ये ना एक स्पीशीज़ है टीनिया एशियाटिका जो कि पिग्स में ही होता है, स्वाइन्स में ही होता है, लेकिन ये लिमिटेड है एशिया में, नाम से पता चला होगा ना एशियाटिका। इज सीन मोस्टली इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इन 5 देशों में ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है। टीनिया सोलियम टीनियासिस इज लेस फ्रीक्वेंटली सिम्टोमेटिक देन टीनिया सैजिनेटा टीनियासिस। यानी कि टीनिया सोलियम जो होता है उसकी सिम्टोमेटिक होने के चांसेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू टीनिया सैजिनेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टीनिया सैजिनेटा टीनियासिस प्रोड्यूसेस ओनली माइल्ड एब्डोमिनल सिम्टम्स। ऑब्वियसली टीनिया सैजिनेटा कम इतना सिम्टोमेटिक नहीं होता, तो थोड़ा सा पेट दर्द ही होगा, एब्डोमिनल पेन ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर कंसिस्ट ऑफ द पैसेज ऑफ प्रोग्लोटिड्स। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है ना स्ट्राइकिंग फीचर कह लो यही है, सिम्टम कह लो यही है कि स्टूल में या एनस पे प्रोग्लोटिड्स का मिलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द टीनिया सोलियम कॉजेज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एनसीसी विच इन्वॉल्व सीएनएस वर्ल्ड वाइड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कई बार शहरों में भी हो जाता है, उन शहरों में उन जगह पे जहाँ पे मेस का खाना बनता है, या फिर किसी होटल में मिल सकता है, रेस्टोरेंट में मिल सकता है, जहाँ पे साफ़ सफाई सैनिटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ये बहुत घातक होता है और इससे बचना बड़ा मुश्किल काम है।
कई बार ये डेथ तक ही ले जाता है, मानता भी नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत जगह पूछा जाता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी भी कहते हैं। इन इंडिया एनसीसी इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंट्राक्रैनियल लीजन आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस एंड द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एपिलेप्सी। देखा, पॉइंट में ये कहा गया कि इंडिया में सेकंड मोस्ट कारण है इंट्राक्रैनियल लीजन का आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ब्रेन के अंदर घाव जो होते हैं आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज़्यादा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के कारण ही होते हैं, और मिर्गी का सबसे ज़्यादा कारण न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ही होता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा कारण, सबसे टॉप मोस्ट कारण कह लो वही है। तो मैंने आपको कहा था नहीं, बड़ा घातक है, कई बार जान लेके ही मानता है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ओकेजनली अपेंडिसाइटिस कोलिंगाइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम माइग्रेटिंग प्रोग्लैटिड्स, यानी कि कभी कभी अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स का फटना, इन्फ्लेमेशन होना, कोलिंगाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइलेट का ख़राब होना, इन्फ्लेमेट होना भी कॉज कर सकता है अगर प्रोग्लॉटिड्स माइग्रेट करने लगे तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टीनिया सोलियम टीनियासिस इज़ द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा टीनिया सोलियम का रिस्क ही यही है कि अगर सिस्टिक सर्कोसिस हो जाए। अब सिस्टिक सर्कोसिस से क्या होगा, आगे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, इसीलिए पॉइंट बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आते हैं। ये रेड पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, टेक एक्सट्रीम केयर इन प्रोसेसिंग द स्पेसिमेन इंजेक्शन ऑफ एग्स केयर कैन रिजल्ट इन सिस्टिक सर्कोसिस। एग्जैक्टली, कई बार जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, या कह लो जो साथ में डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, उनको ही ऑटो इन्फेक्शन हो जाता है जब वो सैंपल प्रोसेस करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं उस दौरान में। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी एग आपके अंदर ये इन्फेक्शन ट्रिगर कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगला है सैंपल, इसका रिक्वायर्ड है स्टूल एंड एनाल सैंपल, एनाल स्वैब कह लीजिए। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स एंड प्रोग्लॉटिड्स इन फीसेस इज डायग्नोस्टिक फॉर टीनियासिस। ऑब्वियसली अगर आपके कोई से भी सैंपल है, यानी कि फीसेस सैंपल है, उसमें एग्स और प्रोग्लॉटिड्स मिल जाएगा तो डायग्नोसिस हो जाएगा ये टीनियासिस इन्फेक्शन है। ब्रैकेट में लिखा है इसमें, नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months फॉलोइंग इन्फेक्शन प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट टेपवर्म। एग्जैक्टली इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स एंड प्रोग्लॉटिड्स पॉसिबल नहीं है इन्फेक्शन के 3 महीने के बाद तक। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए जनवरी में इन्फेक्शन हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पहले 3 महीने में पॉसिबल नहीं है कि आप फीसिस में आपको एग्स और प्रोग्लॉटिड्स मिले। क्यों? क्योंकि तब तक एडल्ट वॉर्म मैच्योर नहीं होता है, यानी कि अंडे से एडल्ट वॉर्म नहीं बन पाया होता है। ठीक है, एडल्ट वॉर्म बनेगा तभी प्रोग्लॉटिड्स बनेंगे, ग्रेविड्स बनेंगे और एग्स भी बनेंगे। ठीक है, तो 3 महीने तक एडल्ट वॉर्म बनता ही नहीं है, इसलिए फीसिस में आपको एग्स और प्रोग्लॉटिड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिपीटेड एग्जामिनेशन एंड कंसंट्रेशन टेक्निक्स विल इंक्रीज द डिटेक्शन ऑफ लाइट इन्फेक्शन। एग्जैक्टली, अगर आप बार बार एग्जामिन करेंगे स्टूल सैंपल को, रिपीटेड स्टूल सैंपल्स मंगाएंगे और कंसंट्रेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, तो जो थोड़े बहुत भी एग्स होंगे वो आपको में भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आ रहे होंगे तो। ऑल टीनिया स्पीशीज प्रोड्यूस एग्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, यानी कि जितने भी टीनिया स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो एग्स पाए जाते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई खासा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एग्स ऑफ टीनिया स्पीशीज आर ऑल्सो इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज प्रोड्यूस बाय सिस्टोड्स ऑफ द जीनस एकाइनोकोकस। ठीक है, टेपवर्म ऑफ डॉग एंड अदर कैंडिड होस्ट, यानी कि जो एग होते हैं टीनिया स्पीशीज़ के, वो इतना फ़र्क नहीं होता इनका जो कि एकाइनोकोकस जो होते हैं उनके एग से। ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस मैंने बताया ना, डॉग से जिन्हें होता है, उनके एग्स की बात हो रही है, वो डॉग टेपवर्म कहते हैं इसे बेसिकली, याद रखना। तो ये जितने सिस्टोड फैमिली के अंदर जितने भी ये फॉल करते हैं ना पैरासाइट, इनके एग्स में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, तो इसलिए एग्स के कारण आप इनको फुल्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स अलाउ स्पीशीज डिटर्मिनेशन। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोपी में ग्रेविड और प्रोग्लॉटिड्स देखोगे तो आपको हो सकता है स्पीशीज़ थोड़ा बहुत पता चल पाए। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ना, या फिर मोर रेयरली एग्जामिनेशन ऑफ स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स यानी कि फेस कह लो एक, ठीक है, चेहरा कह लो, पैरासाइट का चेहरे को हम स्कॉलेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, वेट माउंट प्रिपरेशन टू डिटेक्ट एग्स, वेट माउंट प्रिपरेशंस भी आप कर सकते हैं जिससे आप एग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया सैजिनेटा स्टेन्ड विथ इंडिया इंक, ठीक है, ये जो है मैच्योर प्रोग्लोटिड है, कुछ ऐसा मैंने बताया था ना, आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे। तो ये ओरिजिनली पिक खींचा हुआ है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो कि इंडिया इंक से स्टेन्ड है। इसमें आप देख लो, इसमें ना आपको लेटरल यूराइन ब्रांचेस दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे इसी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं हम कि सैजिनेटा है या सोलियम। आगे हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यही लिखा है, सेपरेशन ऑफ टीनिया सैजिनेटा एंड सोलियम इज बेस्ट accomplished बाय एग्जामिनेशन ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टीनिया सैजिनेटा हैज़ 20 to 30 प्राइमरी लेटरल यूट्राइन ब्रांचेस while टीनिया सोलियम हैज़ 7 to 13 प्राइमरी लेटरल यूट्राइन ब्रांचेस, ठीक है। तो इसमें आप एक देख के ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि 12 to 13, ठीक है, 12 to 30, 12 से 30 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस, ये जो ये ना, ये इन्हें हम बोलते हैं ब्रांचेस, ये ब्रांचेस है, ये जो सीधी जा रही है ना, ये ब्रांच नहीं बोलेंगे हम, इस सीधे जो स्टेम कह लीजिए, इससे जितने भी ये साइड में जो फेदर्स लाइक निकल रहे हैं ना, इसे हम ब्रांच कहते हैं। तो ये ब्रांच दोनों तरफ मिला जुला के 12 से 30 के अराउंड होते हैं, तब हम सैजिनेटा बोलते हैं, सैजिनेटल इन्फेक्शन है। तो ये आपको ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि ये 12 से 30 तक तो आराम से होंगे, ठीक है। तो एक झटके में पता चल जाता है कि ये टीनिया सैजिनेटा का इन्फेक्शन है। और वही सोलियम का होगा तो इतना घनेदार नहीं होगा, वो 7 से 13 आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्लियरिंग द स्पेसिमेन इन लैक्टोफिनॉल फॉलोड बाय इंडिया इंक इंजेक्शन इनटू द लेटरल जेनिटल पोर। द प्रोसीजर इज एज फॉलोज, यानी कि जो आपका ये जो लेटरल यूट्राइन ब्रांचेस, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए, ताकि विजुअलाइजेशन अच्छी हो, उसको हम क्लीन कर सकते हैं लैक्टोफिनॉल से, ठीक है। उसके बाद इंजेक्ट कर सकते हैं इंडिया इंक, ठीक है, जेनिटल पोर में इसके, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, उसका स्टेप्स भी है हमारे पास। पहला क्या है, क्लियर द फॉर्मलिन, फॉर्मलिन में पहली बार तो प्रिजर्व करना होगा, एक बात ये भी है, ठीक है। फिक्स द प्रोग्लोटिड्स इन द लैक्टोफिनॉल, वो कितना है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, कितने कितने में करना है। फिक्स द प्रोग्लोटिड्स इन लैक्टोफिनॉल फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, और अगर थिकर स्पेसिमेन होगा तो कई घंटों से लेके कुछ घंटों से लेके ओवरनाइट तक डालना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है, जेंटली सैंडविच द प्रोग्लोटिड्स बिटवीन 2 ग्लासेस, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोग्लोटिड्स होगा उसको 2 स्लाइड्स के बीच में से दबा देंगे। विद द जेनिटल पोर एक्सपोज अलॉन्ग द एज ऑफ द 2 स्लाइड्स, यानी कि अगर ऐसे स्लाइड्स है तो जेनिटल पोर्स ऐसे बाहर होने चाहिए, जो स्लाइड हैं जेनिटल पोर्स इससे थोड़े बाहर होने चाहिए, थोड़े से, बिल्कुल माइन्यूटली। आगे बोला गया, यूजिंग अ स्मॉल गॉज ऑफ 25 to 27 गेज ट्यूबरकुलिन सिरिंज स्लोली इंजेक्ट इंडिया इंक इनटू द जेनिटल पोर, यानी कि जो स्लाइड के बीच में आपने रखा था आपका जो ये पैरासाइट है, या कह लीजिए आपका जो ये जो प्रोग्लोटिड्स है, इसको जो स्लाइड से, ये जो जेनिटल पोर है, ठीक है, ये जेनिटल पोर है, इसको थोड़ा बाहर रखेंगे स्लाइडें, मान लीजिए स्लाइड यहाँ तक है खाली, और यहाँ पे हम जो है ट्यूबरकुलिन जो है इंजेक्शन जो 25-27 गेज का है, उससे हम इंडिया इंक को इंजेक्ट करेंगे और कुछ ऐसा रंग आ जाएगा, ठीक है। अलाउ द इंडिया इंक टू फ्लो डाउन द यूट्राइन स्टेम एंड इनटू प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस, मैंने बोला था ना, ये जो स्टेम है इसी में पूरा फैल जाएगा और ब्रांचेस में फैलने दो उसे आराम से। आगे क्या बोला है, काउंट द नंबर ऑफ प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस टू द डिटरमाइन स्पीशीज, बस उसके बाद आप जितने आपके प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस उसको काउंट कर लो और स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, टीनिया सैजिनेटा इज़ वीक एसिड फास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीनिया सोलियम इज़ नॉन एसिड फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोप्रो एंटीजन टेस्ट इन स्टूल डिटेक्ट्स पैरासिटिक एंटीजन। ऑब्वियसली अगर कह लो स्टूल में एग्स आपको नहीं मिल रहे हैं या डाउटफुल है, एग्स बहुत कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तब आप कोप्रो एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं स्टूल में, कई बार एंटीजन मिल जाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन में प्रूव यूजफुल स्पेशली इन द अर्ली इन्वेजिव स्टेजेस।
व्हेन द एग्स एंड प्रोग्लोटिड्स आर नॉट येट अपेरेंट इन द स्टूल। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बॉडी में कोई पैरासाइट गया है तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ तैयार करेगी हमारी बॉडी, और करती है। उसी एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कई बार वो अर्ली डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट क्या है? प्राजिक्विंटल इज प्रेफर्ड मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट फॉर टीनियासिस, एल्बेंडाजोल इज अनदर ऑप्शन, यानी कि प्राजिक्विंटल और एल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है निकोलोसामाइड इज एन अल्टरनेटिव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए निकोलोसामाइड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ प्राजिक्विंटल एंड एल्बेंडाजोल केयरफुली इन पेशेंट सस्पेक्टेड टू हैव सिस्टिसर्कोसिस एज देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ सीजर एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट। यानी कि ये जो प्राजिक्विंटल और एल्बेंडाजोल है उसको बड़े ही केयरफुली यूज़ करो, बिकॉज कई बार लोगों को सीजर्स भी आने लगते हैं। ठीक है, झटके या मिर्गी जो भी कह लो आप, ठीक है, वो भी आने लगते हैं। नेक्स्ट ये है पक्का डायग्राम टीनिया सोलियम का। ये देखो, ये कह रहा था ना मैं, फेस स्कोलेक्स मतलब फेस ऑफ अपना टेपवर्म, टेपवर्म के फेस को, चेहरे को स्कोलेक्स कहते हैं। ये नेक हो गया, ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, और ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। इन्हीं दोनों में एग्स होते हैं मोस्टली। ग्रेविड्स में, या कह लो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में एग्स होते हैं। और भी डायग्राम्स हैं हमारे पास। ये देखो, एक बेटर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। ठीक है, ये पूरा एक बड़ा व्यू है स्कोलेक्स का। ठीक है, इसमें अब आप देख लो कई सारे पार्ट्स हैं जो आपको ना आगे काम आएंगे। ये जो खाली एरिया देख रहे हो इसको रोस्टेलम कहते हैं। ठीक है, रोस्टेलम हो गया, ये भी खाली एरिया। ठीक है, और ये दो कह लो सेट्स ऑफ हुक होते हैं। ठीक है, दो रो होते हैं हुक के, एक ये जो डार्क कलर के आप देख रहे हो, एक ये रो हो गया, और एक जो लाइट आप कलर का देख रहे हो ना, ये एक हुक। दो रो होते हैं हुक के। ये जो आप चार देख रहे हो ये होते हैं सकर्स। ठीक है, इस हुक से ये अपने आप को एक जगह फिक्स करता है और सकर से अपना मील सक करता रहता है। ठीक है, और देखो नेक शोइंग स्ट्रोबिलियम। ठीक है, स्ट्रोबिलेशन है, धार है इसके नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक स्लाइड पे कह लो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम, नोट द 4 लार्ज सकर्स एंड रोस्टेलम कंटेनिंग 2 रोज ऑफ हुक्स। ये देखो, ये है दो, क्या है ये? सकर्स, दो उस तरफ है। ठीक है, ये जो बीच में ये अगेन रोस्टेलम है जो खाली जगह है, और ये जो है कांटेदार जो है अगेन आपके हुक्स हैं। ये दो रो है लेकिन इसमें थोड़ा विजिबल नहीं है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके पिक में विजिबल होगा। ये देखो, ये कोई एनिमेटेड पिक नहीं है, पहली बात बता दूं आपको। ये पिक जो है प्रॉपर खरीदी हुई पिक है, जो कि ये ना माइक्रोस्कोपिक व्यू, एक जो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, बड़े बड़े जो माइक्रोस्कोप होते हैं हाई प्रोफाइल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर से निकाली हुई है। ठीक है, थोड़ी बहुत इसको फाइन एडिटिंग करके फिर तैयार की। ये देखो, ये है सकर्स, इसके दो उस साइड में है, यहाँ पे है रोस्टेलम, और ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर के साइड में 1 2 3, ये हैं हुक्स, और ये है दूसरे सेट्स ऑफ हुक, सेकंड सेट ऑफ हुक जो नीचे 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट में है स्कोलेक्स ऑफ स्टीनिया सैजिनेटा, 4 लार्ज सकर्स एंड लैक ऑफ रोस्टेलम एंड रोस्टेलर हुक्स। ये देखो, सैजिनेटा जो काऊ में पाया जाता है, कैटल में पाया जाता है, उसमें देखो 4 सकर्स हैं केवल, लेकिन ना रोस्टेलम है ना हुक्स है। ठीक है, यही फ़र्क है इन दोनों के मेन वॉर्म में। ठीक है, मेन पैरासाइट का। नेक्स्ट है टीनिया सैजिनेटा एडल्ट वॉर्म, द एडल्ट इन दिस इमेज इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर्स इन लेंथ। देख रहे हो, पूरा रिबन जैसा ही है ना, यही है। अनस्टेन्ड टीनिया स्पीशीज एग टीज्ड फ्रॉम अ प्रोग्लोटिड ऑफ एन एडल्ट, 4 हुक्स कैन ईजिली बी सीन इन दिस इमेज। ये जो है स्टेनिंग बिना किया हुआ इमेज है। ठीक है, एग्स का है, टीनियस किसी भी टीनिया स्पीशीज़ का आप लगा लो, सारों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसमें भी हुक्स होते हैं। ठीक है, जो कि लेकिन फ़िलहाल नॉन फंक्शनिंग होती है। ठीक है, देखो 4 इसमें बोला गया ना, मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 और चौथा भी इसी में टेढ़ा सा। ठीक है, टीनिया स्पीशीज एग्स इन अनस्टेन्ड वेट माउथ, ये देखो ये भी वही है। सो फाइनली थैंक यू फॉर वेरी मच, आपने इतना इस क्लास को देखा। एंड अगर आपको इस क्लास से थोड़ा रत्ती भर भी अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं बार बार देख रहा हूँ लोग आते हैं चैनल पे वीडियो देखते हैं, लेकिन
ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ये चैनल भी ग्रो करे। और मोरओवर कमेंट बॉक्स खाली है, अगर आपको लगता है मुझे कुछ चीज़ ऐड करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, कुछ चीज़ सुधारनी चाहिए या कुछ चीज़ चेंज कर देनी चाहिए पूरी, या वीडियो बनाना ही रोक देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आप ही का खाली है। प्लीज़ उसमें आपका कोई और भी राय विचार हो प्लीज़ उसमें डालिए, आप लोग मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रोफाइलैक्सिस हम इसमें रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि जो भी अगर आप कैटल्स गाय भैंस पालते हैं या पिग पालते हैं तो नॉन वेज अवॉइड कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ही वहीं से आता है कि अगर आप नॉन वेज छोड़ दीजिएगा, उनका मीट खाना छोड़ दीजिएगा, तो इसमें 3 तरीके का आप भला कर रहे हैं। एक तो पहले ऊपर खुद के ऊपर आप कर रहे हैं कि आप जो बीमारी जो उन पिग्स और कैटल्स में है वो आप में नहीं है, ये डायरेक्टली पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन बेचारों की आप जान बख्श रहे हो, वो भी जीव है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी दुख होता है। उनका जब कोई साथी बिछड़ता है तो माँ के सामने बच्चा मारा जाए या बच्चे के सामने माँ मार दी जाए, वो बड़ा दुख की कारण है। तीसरा पॉइंट, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रिवेंट करता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। किसी भी साग सब्जी को बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम फ्यूल बर्न होता है, गैस बर्न होता है। और वही किसी मीट को बनाने में, पोक को बनाने में, बीफ को बनाने में, वेज को बनाने से 3 गुना ज़्यादा फ्यूल लगता है, ठीक है, और टाइम भी लगता है। और डाइजेशन में भी ये जो मीट होता है हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है हमारे इंटेस्टाइन के लिए। बाकी खाना ना खाना आपके ऊपर है, मैंने आपको प्रोफाइलैक्सिस बताई है। बाकी अगर आपके पास कोई कैटल है या कोई स्वाइन है, पिग है, तो उसकी आप बराबर ट्रीटमेंट करवाइए वेटनरी से, और उनके स्टूल में वो देखते रहेंगे कि हाँ भैया इनमें कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन टीनिया का है या नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड लक।